आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आज अपनी जो क्लास है वो हम लोग शुरू करेंगे। आज की हमारी क्लास है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से शिक्षण के स्तर कह सकते हैं। शिक्षण के स्तर जो एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है, लेवल ऑफ टीचिंग, और ये आते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, जो हमारा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसी में है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? लेवल ऑफ टीचिंग वैसे देखा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये 4 दिखाई देते हैं या 4 बताए जाते हैं। जिसमें 3 होते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, और जो एक है वो है लर्निंग ऑफ टीचिंग, लर्निंग ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो है ये 4 हमारे आते हैं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन 3 ही आपको टिक करना है। अब ये 4 कौन कौन से हैं लेवल ऑफ टीचिंग, उसको हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा बाजार में मिलता है समोसा, तो उसी का एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है, अब हम इसको लेयर वाइज जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारी क्या हो गई, 4 लेयर हो गई है, जिसमें हमने पहला माना, इसको दूसरा माना, इसको तीसरा माना और इसको चौथा माना। तो ये क्या है, हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग का एक डायग्राम है। इससे हमें आसानी से समझ में आ सकता है कि लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। तो जो सबसे पहले आता है, जो सबसे बेसिक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वायत्त स्वायत्त विकास स्तर। ये है हमारा हिंदी में स्वायत्त विकास स्तर। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस, AUTONOMOS, ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। ये हुआ हमारा पहला। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा हमारा होता है मेमोरी लेवल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं? स्मृति लेवल ऑफ टीचिंग, ये स्मृति शिक्षण का स्तर। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से समझना, या हम लोग कह सकते हैं अवबोध। ये हिंदी में कहते हैं, साथ साथ मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग या अवबोध। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसे हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जो सबसे हाईएस्ट होता है, और इसे हम लोग कहते हैं चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। तो ये हमारे लेवल ऑफ टीचिंग है 4, जिसमें आता है ऑटोनोमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ये जो ऊपर के आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, 2, 3, 4, ये हैं असल और ये हैं मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये सबसे मेन है और सबसे अहम है। ये जो सबसे नीचे वाला है, इसे हम लोग कहते हैं लर्निंग या लर्निंग, यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है इसमें, और ये जो होती है ये खुद से होती है, इसीलिए इसका नाम है स्वयं, या हम लोग कह सकते हैं स्वयं। और ये कब होती है? ये होती है बिफोर स्कूल जाने से पहले होती है। जब कोई बच्चा छोटा होता है, बचपन में 1 साल का, 2 साल का, तो बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। तो इसीलिए बच्चे का जो विकास होता है उसे हम लोगों ने माना है ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। और इसीलिए ये कहाँ पर होती है? ये होती है माँ के गोद में। इसलिए कहा गया है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बताइए, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो आप कहेंगे सर मदर होती है, माँ होती है। अब जो माँ होती है या मदर होती है, उसको ना तो किसी सिलेबस की ज़रूरत होती है और ना ही कोई स्कूल की ज़रूरत होती है। तो अगर हम कुल मिला के बात करें इसमें ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग में, इसमें सबसे पहला
तो कोई सिलेबस नहीं होता, इसमें जो है वो कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें स्कूल जाके ये सीखना है। ये बच्चा कहाँ पर सीखता है? घर में सीखता है। घर में भी किससे सीखता है? मदर से सीखता है। क्या सीखता है? मदर से सीखता है। और ये जो पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से लर्निंग बेस्ड होती है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को क्या होता है, सिखाया जाता है। और जब बच्चे को सिखाया जाता है तो ये क्या होती है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसे हम लोग कह सकते हैं ये शिक्षार्थी केंद्रित पर होती है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा केंद्र में होता है, जैसा वो चाहे वैसे ही। और इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है? इसमें प्राकृतिक शिक्षा जो बच्चे को दी जाती है, बैठना, उठना, चलना, इस तरीके से। तो जो बच्चा नेचुरली करता है वही क्या है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जो कुदरती तौर पर उसके साथ होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जो इसमें नेचुरल तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है, सीखता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग द फर्स्ट लेवल ऑफ कहते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है? पहला स्थान है या पहला चरण होता है सीखने का। ठीक। और इसमें किसी बाहरी शिक्षक की नो रिक्वायर्ड टीचर, नो रिक्वायर्ड टीचर। तो इसमें ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये जो चार हमने दी हैं, या हम लोग कह सकते हैं ये चार लेवल हैं, ये किसने दिए हैं और कब दिए हैं? तो एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है मॉरिस एल बिगी, मॉरिस एल बिगी। और इन्होंने ये कब दिए हैं? 1976 में इन्होंने ये वर्ड दिए हैं जिनको हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। और इन लेवल ऑफ टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो होता है थॉटलेस टू थॉटफुल, थॉटलेस टू थॉटफुल। यानी कि बच्चे के पास कोई विचार नहीं होता, विचारहीन से लेके विचारशील तक का जो कार्यक्रम है वो किस मॉडल्स पे काम करता है? वो मॉडल्स पे काम करता है इस पर, थॉटलेस टू थॉटफुल। और आपसे पूछा जाए लेवल ऑफ टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, तो लेवल ऑफ टीचिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य है थॉटलेस टू थॉटफुल। यानी कि बच्चे को, विचारहीन जो बच्चा है उसके मन में, उसके दिमाग में कैसा विचार डाला जाए और उसे जो है वो एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। इसीलिए मॉरिस एल बिगी ने क्या किया है, उसको तीन इदवार में या तीन भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल। क्या आता है? मेमोरी लेवल, जिसे हम लोग मानते हैं या समझते हैं स्मृति स्तर के बाद। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होती है सबसे पहली बात तो ये, इसीलिए इसका नाम क्या है, मेमोरी लेवल है। ये मेमोरी बेस्ड होती है। अब ये जो मेमोरी बेस्ड है इसको भी जो है वो किसी न किसी ने जरूर दिया होगा। ठीक, तो मेमोरी ले बेस्ड जो प्रक्रिया है वो दी है हर्बर्ट ने, यानी कि जो इसके आविष्कारक हैं या इसके प्रतिपादक हैं या इसके प्रोपोनेंट है वो है हमारे हर्बर्ट। तो इसलिए
सॉरी, आवाज म्यूट हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? आवाज चली गई, कोई बच्चा कह रहा था। लास्ट कहाँ तक सुना आपने? ठीक ठीक है, चलो आ रही है। तो मैं बता रहा था कि प्री प्लान होता है यानी कि निर्धारित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है यानी कि क्रम में होता है। बच्चे को हम लोग ए बी सी डी सिखाते हैं, ना कि हम डी सी बी ए सिखाते हैं। तो ये क्या है, बच्चों का क्रम में होना जरूरी है और पहले से निर्धारित चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। इसके साथ साथ अब बच्चा इतना खुद इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो सारी चीजें खुद से प्लान कर पाए या सारी चीजें खुद से ऑर्डर में लगा पाए। इसीलिए उसे जरूरत होती है एक टीचर्स की। तो इसीलिए जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, यानी कि शिक्षक केंद्रित होती है। यानी कि इसमें जो सारा करता धरता होता है वो टीचर होता है। इसीलिए जो टीचर होता है वो हमारा एक्टिव मोड में होता है और जो हमारा स्टूडेंट होता है वो हमारा एक पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव कह सकते हैं और स्टूडेंट जो है पैसिव होता है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो आप लोग जो है वो क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास को सुन रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। तो आप लोग क्या है, पैसिव वॉइस में हैं। लेकिन मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक्टिव में हूँ। यानी कि जो पढ़ाता है वो एक्टिव होता है और जो पढ़ता है वो पैसिव होता है। तो मेमोरी लेवल में यानी कि MLT में क्या होता है, MLT में जो है वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है और इसमें जो है वो स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि टीचर प्राइमरी किस में होता है, तो प्राइमरी MLT में होता है और स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी लेवल पे होता है। सेकेंडरी का मतलब दूसरे स्थान पर होता है। क्या होता है, दूसरे स्थान पर होता है। और जब बच्चों को ये सारी शिक्षा दी जाती है और जब बच्चे का क्या किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन किया जाता है। तो वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। आप लोग जब छोटी क्लास में होंगे तो आपको पता होगा, बच्चे को दे दी जाती है कि कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप क्या करके आइएगा, पोएम याद करके आइएगा। तो पहले बच्चे का ओरल होता है, जब बच्चे को याद हो जाती है तब बच्चे का रिटर्न लिया जाता है। आपने देखा होगा स्कूल में आज भी इसी तरह का है कि बच्चे को ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से क्या होता है, पेपर लिए जाते हैं। तो ये किस पर बेस्ड होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ ओरल और रिटर्न पे, जब बच्चों को क्या होता है, एवोल्यूशन किया जाता है। तो ये सारी बातें हुई किस पे, मेमोरी लेवल के एतबार से। किससे, मेमोरी लेवल के एतबार से। और इसमें तीन चीजों पर जो है वो खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। एक तो बच्चे की लर्निंग पर, कि बच्चा कितना सीख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सामग्री का अधिगम। बच्चे के पास किताबें हैं, बुक्स हैं, पेंसिल है, कटर है, वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी की सारी बच्चे को होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है वो क्या है, सीख सकता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा रिटेंशन। रिटेंशन यानी कि चीजों को बार बार हम क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सामग्री का प्रतिधारण। बार बार बच्चों को रटाया जाता है, रटते रहो, रटने से ही आप लोग काम करेंगे। इसके बाद सामग्री का पुनरुत्पादन, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसे हम लोग कहते हैं सामग्री का पुनरुत्पादन। यानी कि बच्चों को घर का काम देते हैं, बच्चा उसमें से कुछ करके लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये 2 डॉट दी बच्चों को, अब हमें इससे बच्चों को कुछ और काम सिखाना है, तो बच्चे को यहाँ पर एक डॉट दे देंगे और कहेंगे कि इनको मिलाकर लेकर आओ। इस तरीके से मिलाकर लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट डे इस तरीके से देंगे। तो बच्चा जो है वो अपने आप में क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा समझ सकता है कि अब मुझे इन डॉट को ऐसे मिला के काम करना है। तो ये सारी चीजें हो गई किसमें, हमारी MLT में, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। तो ये सारी बात आप लोग याद रख लीजिएगा मेमोरी लेवल के एतबार से। इसके बाद हमारा दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं अवबोध स्तर।
अवबोध स्तर को हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है, सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से ये बच्चा थॉट वाली प्रोसेस में आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विचारशील प्रक्रिया में आ जाता है। अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, बच्चा जो है वो धीरे धीरे समझने लगता है। जैसे हमने उसे 2 का टेबल पढ़ाया, 2 इंटू 4 यानी कि 2 दूनी 4, तो अब बच्चों को समझ में आ गया कि 2 दूनी 4 कैसे होता है, कि हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि बच्चा मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड ये करना जो है वो शुरू कर देता है अपने आप से ही। यानी कि बच्चा अपना प्रोसेस जो है वो उसमें डालना शुरू कर देता है और बच्चा जो है वो अपने आप काम की प्रक्रिया में भाग लेने लगता है स्वयं से ही। और ये जो हमारा लेवल था जिसे हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके प्रतिपादक कौन है, ये इसके आविष्कारक कौन है, तो यह है मॉरिसन। ठीक, एक मैरिस जो हमने शुरू में पढ़े वो अलग है और ये वाले जो मॉरिसन है वो अलग है। तो मॉरिसन ने क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है। क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और इसमें हम लोग किस बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं हायर एजुकेशन की बात करते हैं। यानी कि बच्चा हायर एजुकेशन में आ जाता है, तब बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग मानते हैं मॉरिसन को। और इसका जो काम है या इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मेमोरी प्लस इनसाइट, जिसे हम लोग कहते हैं स्मृति और अंतर्दृष्टि। यानी कि बच्चा रटने की प्रक्रिया जो अब तक अपना रहा था उसे त्याग कर अपने अंदर की एक सोच जो है वो विकसित करता है और उसे हम लोग कहते हैं मेमोरी प्लस इनसाइट। यानी कि मेमोरी लेवल भी उसके अंदर है और उसमें से कुछ पार्ट को त्याग कर वो क्या करता है, अपने आप सीखने की कोशिश की तरफ को बढ़ता है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब बच्चा समझने लगता है तो बच्चा किसकी तरफ चलता है, बच्चा चलता है थॉटफुल की तरफ। और थॉटफुल भी कैसे, जो कैसे हो, यूजफुल हो। ध्यान रखना, थॉटफुल के साथ साथ उसके जो काम हो वो क्या हो, यूजफुल हो। और जब यूजफुल होते हैं तो इसमें एक रिलेशंस बनता है। क्या बनता है, रिलेशनशिप बनता है। किसके दरमियान, टीचर के और स्टूडेंट के दरमियान। क्योंकि अब बच्चा क्या है, चीजें समझने लगता है। तो रिलेशनशिप किस में बनती है बच्चों की और टीचर्स की, वो बनती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब ये रिलेशनशिप कैसी होती है, ऐसे नहीं कि प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप है, नहीं, ये बनती है फैक्ट पर और कॉन्सेप्ट पर। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्वेश्चंस पूछता है। और जब क्वेश्चंस पूछता है तो बच्चे के फैक्ट क्लियर होते हैं और बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और जब फैक्ट और कॉन्सेप्ट की बात होती है तब उसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों ही एक्टिव मोड पे रहते हैं। क्या रहते हैं, एक्टिव मोड पे रहते हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो टीचर है और स्टूडेंट है दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एक्टिव मोड पे रहते हैं। हमने अभी मेमोरी में पढ़ा था, स्टूडेंट कैसे मोड पे था, स्टूडेंट कैसे मोड पे था, बताइए जरा बच्चे। स्टूडेंट किस मोड पे था, एक्टिव पे था या पैसिव पे था। तो हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव में था, सिर्फ उसका काम सुनना था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वो क्वेश्चन आंसरिंग करता है टीचर से, तो इसलिए ये भी एक्टिव हुआ। और जो टीचर है वो भी क्या हुआ, वो जवाब देता है, तो वो भी क्या हुआ, एक्टिव पे हुआ। जैसे क्लास के अंदर मैं भी आप लोगों से सवाल पूछता रहता हूँ,
इसका मतलब ये है कि आप और मैं दोनों क्या रहे, एक्टिव मोड पे रहे। भले ही क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन माहौल और इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे क्लास ऑफलाइन हो रही है। तो टीचर और स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होते हैं, दोनों ही एक्टिव मोड पे होते हैं। और जब दोनों ही एक्टिव मोड पे होते हैं तो उनका जो एवोल्यूशन का पार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मूल्यांकन का पार्ट होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है, बच्चों से एस्से लिखवाए जाते हैं, यानी कि निबंध लिखवाया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जो है वो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको जो है वो दे दिए जाते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा, आपको स्कूल में दिया जाता था कि चलिए भाई आप अपने मम्मी पापा पर एक निबंध लिख कर लेकर आइए। सबसे मशहूर था कि जाइए आप एक गाय पर निबंध लिख कर आइए। हालांकि टीचर्स आपको सिर्फ गाय के बारे में बता देती थी, ठीक है, और उसको आप अपने शब्दों में लिख कर लेकर आना होता था। तो इसका मतलब ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये क्या होती है, बच्चों को समझ आने के बाद काम करती है। तो ये क्या है, बच्चा कुछ अपनी समझ से करता है और कुछ टीचर की मदद लेता है। और इसीलिए इसमें जो काम होते हैं या इसमें जो टीचिंग मेथड अपनाया जाता है, वो अपनाया जाता है लेक्चर मेथड। क्या होता है, लेक्चर मेथड, जो सबसे पुराना है और सबसे मजबूत भी है। लेक्चर मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्याख्यान पद्धति कहते हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो यही है लेक्चर मेथड। इसके बाद दूसरा, अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा डेवलप करने के लिए हम लोग बात करते हैं डिस्कशन पे, इस पे डिस्कशन मेथड पे, जिसे हम लोग कह सकते हैं चर्चा। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको टॉपिक दे दिया कि भाई पर्यावरण के ऊपर आप लोग कुछ डिस्कस कीजिए ग्रुप में, और फिर उसके ऊपर कोई एक स्पीच तैयार कीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिस्कशन, चर्चा भी जो है वो अहम होती है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और होती है, और वो होते हैं हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये होती है आगमन और एक होती है निगमन। कोई बच्चा बता सकता है, आगमन और निगमन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टीचिंग मेथड के। अभी आपको नहीं कराए गए हैं, मैं कराऊंगा आगे। ठीक, ये व्याख्यान विधि किसने दी, चर्चा विधि किसने दी, ये मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना बता दीजिए कि आगमन और निगमन, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो टीचिंग मेथड है, वो किसने दिया है। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है, क्योंकि अभी आप लोग नए नए आए हैं, तो इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा, आगमन और निगमन विधि दी है किसने, अरस्तु ने। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले आपको कोई उदाहरण दिया जाता है, और फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया जाता है, बाद में कोई नियम बताया जाता है। जबकि निगमन विधि में पहले आपको नियम बताया जाएगा और उसके बाद आपको कोई उदाहरण बताया जाएगा या कोई सवाल कराया जाएगा। ठीक है, तो आगमन और निगमन विधि का मतलब यही है कि आपको पहले आगमन विधि में, यानी कि इंडक्टिव मेथड में, आपको पहले कोई उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसका नियम बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाए, तो आपको क्या है, पहले ताजमहल दिखाया जाएगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आगमन, यानी कि इंडक्टिव मेथड। अब नियम के हवाले से बात की जाए, तो नियम में क्या होगा, पहले आपको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान में एक शहर है जिसका नाम आगरा है। आगरा मशहूर है एक ऐसी इमारत के लिए जो सफ़ेद है, और सफ़ेद होने के साथ साथ वो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होती है। तो जब बच्चों को सफ़ेद बताया जाएगा, तो बच्चे ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ताजमहल की बात कर रहे हैं। समझ में आया इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कैसे काम करता है। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद चौथा जो इसमें आता है,
यूएलटी में यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में, वो आता है हमारा उदाहरण और स्पष्टीकरण। उदाहरण और स्पष्टीकरण जिसे हम लोग कहते हैं एग्जाम्पलिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने आपको भी बताया, ताजमहल के बच्चे क्या करेंगे, उदाहरण भी देंगे और बच्चे उसका क्या करेंगे, स्पष्टीकरण भी देंगे कि उसे किसने बनाया, वो क्यों बना, किसकी याद में बना। तो ये क्या है, सारी चीजें उसकी स्पष्टीकरण में आती हैं और यही क्या है हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए 2-4 पॉइंट और हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में। जैसे कोई मॉडल हमने इस्तेमाल कर लिया, मॉडल को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप। जैसे ताजमहल बनाने के लिए हम लोग ताजमहल का कोई मॉडल्स बना के लेकर चले गए। ठीक है, इसके अलावा लेखा चित्र, लेखा चित्र हम लोग कहते हैं एक तरीके से चार्ट पेपर। ठीक है ना, कि चार्ट पेपर बना के हम लोग ले गए और उस पर ताजमहल बना दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग फ्लैश कार्ड ले गए, फ्लैश कार्ड को हम लोग कहते हैं दीप्ति। इसके बाद कोई हम पिक्चर्स ले गए, तो पिक्चर्स को तो पता ही है आप लोग क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं या फोटो कहते हैं, ताकि बच्चे उससे क्या कर पाए, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा पाए। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए हमारे, ये सारे के सारे हुए हमारे यूएलटी में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। यस और नो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये हमारे हो गए 2। अब हम बात करते हैं तीसरा, और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो इसका सबसे ऊंचे मायार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं चिंतन स्तर। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है और ये थर्ड होता है। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है और ये सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक, और इसके जो प्रतिपादक है, ये कह सकते हैं, ये जो लेवल दिया है, ये दिया है हंट ने। किसने? हंट ने दिया है। ये जो हंट की अंकी बिंदी है, ये चिंतन स्तर को क्या करती है, डिनोट करती है। इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, हंट। यानी कि रिफ्लेक्टिव की बात किसने की है, हंट ने की है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे उच्चतम लेवल होता है टीचिंग का। क्या होता है? टीचिंग का। और इसमें थॉटफुल तो होते हैं, लेकिन थॉटफुल भी कैसे होते हैं, बिल्कुल हाईली थॉटफुल होते हैं। और जब हाईली थॉटफुल होते हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चा आ जाता है एकदम इंटेलेक्चुअल वाली कंडीशन में, इंटेलेक्चुअल वाली स्थिति में आ जाता है। यानी कि बच्चा अपने एतबार से सही और गलत दोनों कर सकता है। और जब बच्चा सही और गलत कर देता है तो उसमें एमएलटी और यूएलटी को मद्देनजर रखते हुए काम करता है। यानी कि उसका मेमोरी लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल उसमें शामिल होता है, तभी वो काम कर पाता है आरएलटी में, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा लेवल है जिसमें एमएलटी और यूएलटी दोनों होते हैं, यानी कि मेमोरी लेवल भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होते हैं। तो आंसर हो जाता है आरएलटी में होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होते हैं। और इसको किसने दिया है? इसको दिया है हमारे हंट ने। ठीक है, और इसमें जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है? वो होती है डेमोक्रेटेड। डेमोक्रेटेड का मतलब होता है लोकतांत्रिक होती है, यानी कि इस पर बच्चे का हम लोग बर्डन नहीं डाल सकते किसी भी तरह का। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं मरकज वाले बैच में, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो लाइव नहीं आते, उनको सुविधा है कि वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि जब बच्चे के पास वक्त होगा, बच्चा अपने आप देख लेगा। मकसद क्या होना चाहिए? बच्चे को सिर्फ पढ़ाना होना चाहिए, बच्चे को सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। तो ये किस में आता है? लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव में आता है। और जब हम लोग डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक की बात करते हैं
तो बच्चा जो होता है जिसे हम लोग लर्नर कहते हैं वो क्या होता है, इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है, और एक्टिव के साथ साथ वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। इसमें बच्चा अपने आप को खुद करता है, मोटिवेट करता है। जब बच्चा खुद एक्टिव रहेगा, बच्चा खुद मोटिवेटेड रहेगा, तो बताइए उसे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बताइए इसमें रिफ्लेक्टिव में टीचर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बताइए आप लोग मुझे, RLT में टीचर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? तो याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसमें टीचर की नीड होती है, लेकिन टीचर की नीड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, एक हेल्पर की तरह होती है। हेल्पर के साथ साथ जो टीचर होता है वो बच्चे को क्या देता है, कोई प्रॉब्लम दे देता है कि जाइए ये प्रॉब्लम है, आप जो है वो इसको सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यूजीसी नेट JRF को क्वालिफाई करने के बाद क्या करेंगे, PhD करेंगे। यस और नो? भाई PhD करने के लिए तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो PhD में जो सबसे पहला काम होता है वो यही तो होता है कि आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक गाइडेंस की या एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। काम सारा आपको ही करना है, यानी कि जो काम करेगा वो खुद अपने आप स्टूडेंट करेगा, यानी कि वो लर्नर करेगा। लेकिन उसकी हेल्प के लिए, उसकी नीड के लिए, अगर उसे कहीं परेशानी आती है तो उसके लिए टीचर्स की क्या होती है, व्यवस्था होती है। तो ये जो RLT होती है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक होती है, यानी कि इसमें बच्चे को समस्या खुद सुलझानी होती है, लेकिन टीचर की मदद से। क्या होती है, टीचर की मदद से बच्चों को जो है वो इसमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। और इसीलिए जब टीचर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता तो क्लासरूम कैसा होता है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट होता है। फ्री एंड इंडिपेंडेंट होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं मुक्त और स्वतंत्र होता है। मुक्त और स्वतंत्र होता है, यानी कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी करे, अपनी मर्जी से जो है वो बच्चा कुछ भी प्रेजेंट करे। ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का अपना एक डेमोक्रेटिक हक है, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार है, जो बच्चा जो है वो अपने आप करता है। आई होप आपको ये तीनों चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी, RLT, ULT और MLT। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, उन्हें आप लोग समझ लीजिएगा। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल हम लोगों ने पढ़ा, इसके जो है वो क्या है, कुछ अलग अलग क्रम है। क्या है, अलग अलग क्रम है, जिसमें हमारे पहला आता है फैंटेसी। क्या आता है, फैंटेसी। फैंटेसी को कहते हैं एक तरीके से काल्पनिक। हम कोई चीज काल्पनिक सोचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फैंटेसी। फैंटेसी के बाद आता है हमारा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है उत्तरजीविता, यानी कि उत्तर को खोजने के लिए हम लोग सब प्रयास करते हैं, और जब हम लोग उस उत्तर को ढूंढ लेते हैं तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं महारत हासिल करना। और जब महारत आप लोग आ जाता है तो आप दूसरे लोगों पर उसका क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि प्रभाव डालते हैं कि भाई अरीबा है, उसने वहाँ से पढ़ाई की है तो उसका सिलेक्शन हो गया है, उसने यूजीसी नेट JRF को क्वालिफाई कर लिया है। तो ये क्या पड़ता है, औरों पर भी उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये चार बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं RLT में: फैंटेसी, सर्वाइवल, मास्टरी और इम्पैक्ट। काल्पनिक, उत्तरजीवित, उत्तरजीविता है सॉरी, उत्तरजीविता, महारत और इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव। तो ये आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके RLT में, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद दो चीज़ें और आती हैं जो लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं है,
लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग से संबंधित है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पेडागोगी। पढ़ा है आप लोगों ने पेडागोगी? पेडागोगी होती क्या है, पहले तो ये देखना समझना चाहिए हमें कि पेडागोगी होती क्या है। बताइए पेडागोगी होता क्या है? अगर नहीं पता होता तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं तो यहाँ पे पढ़िएगा। एक होता है पेडागोगी और एक होता है एंड्रागोगी, ठीक है? पेडागोगी और एंड्रागोगी हिंदी में भी याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी आप लोग याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही रखिएगा कि आप लोग इसे पेडागोगी और एंड्रागोगी के नाम से याद रखेंगे तो ज्यादा जो है वो आपको आसानी होगी, ठीक है? पेडागोगी में और एंड्रागोगी में। अब ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये दोनों ही बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए काम करते हैं, पेडागोगी भी और एंड्रागोगी भी, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग पहले बात करते हैं पेडागोगी की। तो सबसे पहले तो इसके संस्थापक लिख लीजिएगा कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं फ्रेडरिक हर्बर्ट। फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है वो पेडागोगी के क्या है, संस्थापक है। इसके बाद एंड्रागोगी के जो संस्थापक हैं वो है अलेक्जेंडर कप। अलेक्जेंडर कप, ये दोनों क्या हैं, इसके संस्थापक हैं, पेडागोगी के और एंड्रागोगी के। इन्होंने दिया है इसे 1906 में पेडागोगी को, और इन्होंने दिया है 1883 में, 1893 में। पेडागोगी 1903 में दिया है फ्रेडरिक हर्बर्ट ने, और एंड्रागोगी को दिया है अलेक्जेंडर कप ने 1833 में। अब देखिए पी का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, पी का मतलब होता है पुराना। तो ये क्या है, ये एक पुरानी पद्धति है। क्या है, ये एक पुरानी पद्धति है। पुरानी से मतलब होता है ये ओल्ड है, और ए से आप लोग याद रख सकते हैं, एक पुरानी है तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, ये नई पद्धति है। क्या हो जाएगी, नई पद्धति है, ठीक है? कोई बच्चा बता सकता है जो पुरानी पद्धति होती है उसमें केंद्र में किसको रखा जाता है? पुरानी पद्धति में जो केंद्र में रखा जाता है वो किसको रखा जाता है? जाहिर सी बात है, पुराने जमाने में शिक्षा की क्या था, सबसे बड़ा माना जाता था। तो इसीलिए ये क्या थी, ये टीचर सेंटर्ड थी, यानी कि ये शिक्षक केंद्रित थी पेडागोगी। और एंडागोजी में क्या होता है, इसमें जो हमारा लर्नर होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसमें केंद्रित होती है। यानी कि एंड्रागोगी शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि बच्चे को उसमें क्या होता है, रखा जाता है। जहाँ पर शिक्षक केंद्रित होता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और प्री प्लान्ड होती हैं, यानी कि पहले से उसको निश्चित किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें लचीली होती हैं, यानी कि लचीली प्रक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो मुझे बताइए बच्चे को जो पहले पढ़ाया गया है वो मिल पाता था या नहीं मिल पाता था? आप कहेंगे सर नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा तो फिर भी बच्चों को क्या होता है, बताइए, फिर भी बच्चों को क्या मिल जाती है, क्लास रिकॉर्ड मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? यस और नो? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल मिल जाती है। तो ये क्या है, ये लचीली प्रक्रिया का ही तो कारण है कि बच्चे को पढ़ना होना चाहिए, वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है, ठीक है? इसके अलावा पहले जो तालीम दी जाती थी वो चार दीवारी में दी जाती थी,
ठीक है, चार दीवारी से मुराद है स्कूल वगैरह में दी जाती है, लेकिन अब क्या है, अब ये चार दीवारी में नहीं बल्कि सामाजिक लेवल पे दी जाती है। सामाजिक कह सकते हैं या व्यापक कह सकते हैं। व्यापक का मतलब होता है लार्ज, जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसे गूगल है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, XYZ। तो ये क्या है, ये एक व्यापक और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एंडागोगी में आती है। और जबकि पेडागोजी में सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही आपको क्या होता है बताया जाता है। और जब चार दीवारी में आपको रखा जाता है तो आपको पूरी तरीके से क्या रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। ठीक, क्या रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, यानी कि डिसिप्लिन के तहत आपको जो है वो काम करना होता है। और यहाँ पर अनुशासन की कोई जरूरत नहीं होती है, नो नीड फॉर डिसिप्लिन। आप लोग देखते हैं क्लास में काफी सारे बच्चे आते हैं, काफी सारे बच्चे नहीं आते हैं, तो ये क्या है, अनुशासन की ही कमी है। हालांकि अनुशासन होना चाहिए, क्लास में बच्चे को रेगुलर रहना चाहिए। एक आधे दिन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं रहेगा तब तक जो है वो उसका विकास नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चे को क्या होती है, एक चीज सिखाई जाती है और वह है रेखिक दिशा। रेखिक दिशा का मतलब होता है एक ही उद्देश्य होता था, और वो था बच्चों का मोक्ष की प्राप्ति। हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा दिखाई जाती है कि बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति कराई जाती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को विभिन्न दिशाएं दिखाई जाती हैं या विभिन्न दिशाएं बच्चा सीख लेता है। बच्चा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, आर्ट्स, कला, ये सारी चीजें भी सीखता है। तो ये किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी अंडर गोगी। किसमें, अंडर गोगी। ठीक, समझ में आ गया आपको ये बातें पेडागोगी की और एंड्रागोगी की, कि ये कैसे काम करती है दोनों की दोनों। ठीक, इसी के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे चीजें भी तब्दील होती हैं। ये एंड्रागोगी 1833 में दी गई, जो काफी पहले दी गई, लेकिन एंड्रागोगी का ही एक नया वर्जन आया है, या कह सकते हैं एक नया अपडेट आया है, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूरिटोगोजी। ह्यूटागोजी, हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है। ठीक, और ये किसने दिया है, ह्यूटागोजी, ये दिया स्टीवार्ट हैज ने। स्टीवार्ट हैज ने। ठीक, एक बच्चे पूछ रहा है सर फर्स्ट पेपर का PYQ कहाँ से सोल्व करें। बता दूंगा बेटा मैं, आप लोग अभी क्लास पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। PYQ सोल्व करने का मतलब ये होता है कि पहले आपने एटलीस्ट 50% सिलेबस पढ़ लिया हो, तभी आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले कम से कम आप लोग 50% यानी कि 5 यूनिट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग PYQ कर सकते हैं। बेहतर तो यही है, बाकी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप लोग जहाँ वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूटागोजी, जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है वो एंडागोजी का क्या है, अपडेट वर्जन है। ठीक है, और ये काम करता है ज्यादातर PhD में या अप्रेंटिस में, जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग 3 थे, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये पेडागोजी का एक नया वर्जन है ह्यूटागोजी, जिसे हम लोग कह सकते हैं लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव। और इसके जो है वो 5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला आता है हमारा जैविक। जैविक में मुराद आता है जो चीज बायोलॉजिकल होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी आती है हमारी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक को हम लोग कहते हैं बौद्धिक या कोग्निटिव। इसके बाद तीसरा आता है विकासात्मक, जिसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारी एजुकेशन में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसके बाद होता है हमारे पास सामाजिक, एंड सामाजिक के साथ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है सोशल और
पर्सनल, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी। और पांचवा और लास्ट आता है हमारे पास मानसिक, और मानसिक के साथ साथ शारीरिक। शारीरिक इसे हम लोग कहते हैं मेंटल और फिजिकल। ठीक, फिजिकल हेल्थ बोल सकते हैं आप लोग। तो ये 5 टॉपिक होते हैं जो ह्यूटोगोजी में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज आती है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें कैसे समझने की सलाहियत हमारे अंदर आती है, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे।